क्विक रिवीजन करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। सबसे पहले वीडियो में हमने मूल ढांचे का सिद्धांत, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के 50 वर्ष हो चुके थे केशवानंद भारती केस के, और मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन इसी के समय में हुआ था केशवानंद भारती केस में। और इससे संबंधित समय समय पे जो इसका क्रम विकास हुआ मूल ढांचे का, उसमें हमने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद देखा था 1975 का, मिनर्वा मिल्सवाद 1980, वामन राव बनाम भारत संघवाद 1981, किहोतो होलोहान बनाम जाचिलहुवाद 1992, और 1992 में ही एक और हमने देखा था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992। किहोतो होलोहान बनाम जाचिलहुवाद में हमने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात कही थी, वहीं पे इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में विधि के शासन की बात हुई थी। एसआर बम्बई बनाम भारत संघवाद में जो है संघवाद, भारत की एकता एवं अखंडता, मत निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय, न्यायिक समीक्षा, इन सबको जो है मूल ढांचे का हिस्सा माना गया था, इसकी बात किए थे हम लोगों ने। आगे हमने मूल ढांचे के सिद्धांत का महत्व क्या है और इससे संबंधित चुनौतियाँ, इन दोनों को हमने देखा था, जिसमें हमने ये देखा था न्यायिक सक्रियता। जो मेन मुद्दा था वो न्यायिक सक्रियता से संबंधित है, क्योंकि न्यायिक सक्रियता अगर मूल ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से अगर परिभाषित नहीं किया जाएगा तो न्यायिक सक्रियता के बढ़ जाने और संसद का जो है अपना अस्तित्व, उसके खतरे की जो है अंदेशा देख सकते हैं हम इस जो है मूल ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत, क्योंकि इसको जो है स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। तो किसी भी कानून को, विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को जो है मूल ढांचे के अंतर्गत न्यायपालिका ये कह के नल एंड वॉइड सिद्ध कर सकती है कि ये मूल ढांचे का सिद्धांत है। तो कहीं ना कहीं इसको जो है इसमें इस शब्द में जो है क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, इसमें जो है इसको अच्छे से न्यायपालिका द्वारा परिभाषित करने की ज़रूरत है। इसके बाद से हमने 9वीं अनुसूची को देखा था, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने बोला है कि 76% जो है आरक्षण हम अपने राज्य को दे रहे हैं। इस जो उपबंध को आप जो है प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि इसको जो है आप 9वीं अनुसूची में डाल दें, ताकि न्यायपालिका जो है इसकी समीक्षा न कर सके, यानी कि कोई भी इसका कोर्ट केस न हो। और 9वीं अनुसूची से संबंधित 2 वाद हमने देखा था, वामन राव बनाम भारत संघवाद 1981, और दूसरा केस जो था IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद। ये इस केस को ज़रा ध्यान से देखेंगे तो इसमें स्पष्ट है कि अनुसूची 9 में मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस केस को ध्यान रखेंगे। साथ में इसकी आलोचना क्यों की जाती है 9वीं अनुसूची को, ये भी हमने बात कर लिया था। इसमें एक केस L चंद्र कुमार वाद को ध्यान रखिएगा कि न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति संविधान की अनिवार्य विशेषता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालयों में निहित है। आगे हम इसके निष्कर्ष को देखते हुए अध्यादेश की बात करेंगे। अध्यादेश इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि 2019 से केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेशों की संख्या में जो है लगातार कमी आई है। और फाइनली जो है हम ये देखेंगे कि 123 के तहत जो है राष्ट्रपति और 213 के तहत जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और इससे संबंधित कि ये अध्यादेश किन परिस्थितियों में जारी किया जा सकता है, उसकी वैधता क्या होगी, ये सब हमने देखा था। साथ ही जो है न्यायिक निर्णय RC कपूर बनाम भारत संघवाद 1970, इसकी बात किया था हमने। DC वाधवा बनाम बिहार राज्यवाद 1987, कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्यवाद 1994। फाइनली जो है इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है, अध्यादेश बनाने का, अध्यादेश क्यों बनाया जाता है, अध्यादेश का जो है सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अध्यादेश किन परिस्थितियों में जो है बनाना उचित होता है, और अध्यादेश जारी संबंधी समस्याएं कौन कौन सी हैं, इसको भी हमने देखा था। और फाइनली बुनियादी अधिकार यानी बेसिक राइट्स में हमने सबसे पहले लिबर्टी यानी कि स्वाधीनता और स्वतंत्रता जो है इसको हमने देखने के उपरांत नागरिक स्वाधीनता यानी मूल अधिकार, जो 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, उसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन 6 को जो है एक्सप्लेन करने के साथ साथ इसके महत्व, इसकी चुनौतियां और आगे की राह को देखते हुए हमने फ्री स्पीच की बात की थी। फ्री स्पीच को अच्छे तरीके से समझने के बाद फ्री स्पीच में हमने ये देखा था कि जो है अनुच्छेद 75 के 3 के तहत, यानी कि जो इसका मुख्य बिंदु है कि एक मंत्री से जो है वो मंत्री परिषद में बात नहीं जाती है, बल्कि मंत्री परिषद से बात जो है वो मंत्री तक आती है। तो यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा है कि सामूहिक जवाबदेही मंत्री परिषद से व्यक्तिगत मंत्रियों तक जाती है, न कि इसके विपरीत, अर्थात व्यक्तिगत मंत्रियों से मंत्री परिषद की ओर नहीं जाती है। इसलिए जो है अगर कोई मंत्री बयान दे देता है तो उसको लेके ये संवैधानिक अपकृत्य में कार्रवाई योग्य नहीं हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। जबकि अगर कोई अधिकारी, लोकपाल अधिकारी अगर ऐसा चूक या लापरवाही का कारण बनता है, उसकी वक्तव्य अगर किसी चूक या लापरवाही का कारण बनता है,
तो ये संवैधानिक क्या हो जाएगा, अपकृत्य हो जाएगा। आगे हम देखेंगे यहाँ पे फ्री स्पीच की आवश्यकता क्यों है और फ्री स्पीच पर प्रतिबंध भी युक्त निर्बंधन की यानी कि प्रतिबंध की भी आवश्यकता क्यों है। तो अगर देश की प्रभुता और अखंडता की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की बात हो, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार की बात हो या न्यायालय की अवमानना की बात हो, तो इन सब केसेस में जो है आपको इन सब केसेस में यानी कि इन सब मुद्दों में आप फ्री स्पीच पे युक्त जो है प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही यहाँ पे देखेंगे आगे की राह क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी हमने बात किया था। हेट स्पीच, फ्री स्पीच के साथ ही हेट स्पीच को भी जो है ये सुर्खियों में क्यों रहा है। यहाँ पे हमने देखा था कि दिल्ली क्षेत्र यानी दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में घटित होने वाले किसी भी हेट स्पीच संबंधी अपराध के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। और फाइनली हेट स्पीच से भी संबंधित जो है संवैधानिक प्रावधान इसमें 19 का 2, भारतीय दंड संहिता 1860 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसमें हमने धारा 123 का 3A और धारा 125, साथ ही नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, इन सबको देखने के उपरांत इससे 2 महत्वपूर्ण निर्णय भी यहाँ पे देखना है। कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया 2004 वाद और प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघवाद और अन्य 2014 वाद, इन दोनों को देखने के उपरांत जो है आत्म अभिशंसन यानी कि स्वयं के जो है विरुद्ध जो है अधिकार, यानी कि अगर जो है आपको अगर जेल में लेके जाया जाता है तो आप स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही नहीं दे सकते हैं। इन सब से रिलेटेड जो है किस केस में पुलिस आपसे ज़बरदस्ती कर सकती है, किस केस में नहीं कर सकती है, जो है आपका ब्लड टेस्ट वगैरह, डीएनए वगैरह, नारकोटिक वगैरह, इस सब से रिलेटेड हमने बात किया था। यहाँ पे MP शर्मा बनाम सतीश चंद्रावाद 1954 की बात हुई थी। द स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठीकालू ओघड़ वाद 1961 की बात हुई थी और सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद 2010 की बात हुई थी। और इसी में आपका देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद, इसमें नारकोटिक टेस्ट और डीएनए के नमूना, इन दोनों की बात हुई है। तो इस सब के बाद जो है अब हम लोग आरक्षण की बात करने जा रहे हैं। ये आपको मैंने बस एक रिवीजन करा दिया कि ये टॉपिक हमारा हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं आरक्षण की, ध्यान से समझेंगे। आरक्षण एक नज़र में, आरक्षण एक ऐसा उपकरण है जो वंचितों को समान प्रतिनिधित्व और भागीदारी का अधिकार प्रदान करता है। किसको? वंचितों को, जो भी छूट गए हैं, जिनको अभी तक वो अधिकार नहीं मिल पाया है, उनको समान प्रतिनिधित्व और भागीदारी का अधिकार प्रदान करता है, भले ही वह शासन में हो, ठीक है, शासन में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो। साथ ही आरक्षण के लाभार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वो अपने समुदाय के उत्थान की दिशा में प्रयास करे। यानी कि एक बार कोई SC ST अगर जो है किसी अच्छे पोस्ट पे चला जाता है तो उसे अपेक्षा की जाती है कि भाई वो अन्य SC ST को भी जो है थोड़ा सा प्रोत्साहित करे, उत्थान की दिशा में कुछ कार्य करे, उनको भी जो है उत्थान की दिशा में कुछ ना कुछ उसको कुछ करना चाहिए, यानी कि प्रयास करना चाहिए। साथ ही यहाँ पे देखेंगे आरक्षण का अब तक का कितना प्रतिशत हम जो है आरक्षण का प्रावधान हो चुका है, इसके बारे में यहाँ पे स्पष्ट रूप से है कि अखिल भारतीय स्तर पर सीधी भर्ती के मामले में खुली प्रतियोगिता के आधार पर अनुसूचित जाति को कितना प्रतिशत? 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5% और OBC को, अन्य पिछड़ा वर्ग को जो है 27% की दर से आरक्षण प्रदान किया गया है। तो जो ये ओपन कंपटीशन होता है, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से है कि जो है 15% किसको दिया जाएगा? SC को, 7.5% ST को और OBC को जो है 27%। जब सभी को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 49.5%, ठीक है। अगला दिया गया है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी के लिए, ठीक है, जिसको हम लोग EWS को जो है 10% आरक्षण उन लोगों को प्रदान किया गया है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मौजूदा आरक्षण योजना के अंतर्गत जो शामिल नहीं होंगे, उनके लिए जो है ये 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। एक कि आरक्षण किसको दिया जा रहा है, आरक्षण क्या है? आरक्षण एक ऐसा उपकरण है जो वंचितों को समान प्रतिनिधित्व और भागीदारी का अधिकार प्रदान करता है। दूसरा, साथ ही हमने चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो शासन के, आप लोकसभा में भी देखेंगे तो SC और ST के लिए जो है सीटें आरक्षित की गई हैं। विधानसभा चुनाव में भी किया गया है, तो शासन में भी किया गया है और शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों में भी एडमिशन के संदर्भ में अगर देखेंगे तो वहाँ भी जो है आरक्षण दिया जाता है। साथ ही अगर ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे तो वहाँ भी जो है आपको आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान यानी संविधान में कहाँ कहाँ आरक्षण से संबंधित बातें की गई हैं उसको देखते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सुविधा संविधान के अनुच्छेद 15 का 4, जब शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण की बात करेगा तो आर्टिकल 15 की तरफ रुख करेंगे, और जब ओपन कंपटीशन या फिर जो है सेवाओं की बात करेगा, सर्विस देने की बात करेगा, गवर्नमेंट जॉब की बात करेगा तो आप 16 की तरफ रुख करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 16 में। अब उसी में जैसे 16 का 6 जो है EWS के लिए है, वही 15 का 6 जो है वो आपका जो है EWS के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से संबंधित है। तो हर एक का अलग अलग है, वो बात अलग है, लेकिन एक मोटे तौर पे याद रखिए कि शैक्षणिक संस्थान के लिए आर्टिकल 15 और जो है आपका सेवाओं के लिए ये आर्टिकल 16। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सुविधा संविधान के अनुच्छेद 15 के 4 के अंतर्गत प्रदान की गई है, जबकि पदों और सेवाओं में आरक्षण की सुविधा संविधान के अनुच्छेद 16 का 4, 16 के 4A और 16 4B में जो है प्रदान की गई है, प्रदत्त की है। संविधान के अनुच्छेद 46 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्ग विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। तो 46 में दोनों चीज़ बात की गई है। ये 46 हमारा आ जाएगा आपके नीति निर्धारित तत्वों के अंतर्गत आ जाता है, और नीति निर्धारित तत्व आपको पता है कि ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसके पॉकेट में है यानी उसके बस की बात है ये दे पाना तो वो करेगा, और अगर वो सक्षम नहीं है तो वो इस चीज़ की जो है पूर्ति नहीं करेगा। जब तक कि वो सक्षम नहीं रहता तब तक इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन हालांकि संविधान में इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि जो भी दुर्बल वर्ग है, खासकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बात की गई है, तो इनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करना है और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषणों से उनकी संरक्षा भी करना है। साथ ही यहाँ पे देखेंगे 243 के डी, 243 का डी अगर 243 की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पंचायती राज और नगरपालिका संबंधी अनुच्छेद से संबंधित रहेंगे। तो 243 के डी में जो है पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जबकि अगर 243 का टी की बात करेंगे, ठीक है, टी की बात करेंगे तो इसमें नगर निगम या नगर पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी कि बस यहाँ पे एक तरफ डी की बात करेगा तो यहाँ पे पंचायत आ जाएगा, और टी की बात करेगा तो ये नगर पालिका आ जाएगा। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद? तो आर्टिकल जो है 330। और अगर 332 की बात करें तो राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अब इससे संबंधित जो है सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, क्योंकि अभी आपको 10-15 मिनट बाद इस पर जो है एक नोट लिखना है, यानी 2-3 पेज में लिखना है। तो ध्यान से समझिए कि आरक्षण को हमें एक बार में परिभाषित करना है। परिभाषा देने के बाद हमें ये बताना है कि कितने प्रतिशत जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या OBC या EWS को हमने कितने कितने प्रतिशत दे रखे हैं। फिर संविधान में कौन कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो आरक्षण से संबंधित है। आगे अब हम देखेंगे, सबसे पहले मंडल आयोग की बात करते हैं। मंडल आयोग जो वर्ष 1990 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि OBC को केंद्र सरकार की सेवाएं और सार्वजनिक क्षेत्र की जो है इकाइयों से संबंधित नौकरियों में 27% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 16 के 4 के अंतर्गत ये जो है प्रावधान किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, ये मंडल आयोग ने सिफारिश की थी कि 27% जो है रिजर्वेशन OBC को देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी निर्णय 1992 द्वारा क्रीमी लेयर मानदंड को लागू किया था। इसमें कहा गया था कि देखिए, अगर आपकी जो है पेमेंट यानी कि आपका घरेलू इनकम अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो आप जो है क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे, और अगर क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ रहे हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर वालों को ही आरक्षण का जो है लाभ मिल पाएगा। इस बात की पुष्टि की गई थी इंदिरा साहनी निर्णय वर्ष 1992 द्वारा। ठीक है, तो 1992 द्वारा जो है इंदिरा साहनी बाद में ही इसका मानदंड तैयार किया गया था। आगे देखेंगे, यह निर्णय मंडल आयोग की रिपोर्ट 1980 पर ही आधारित था। यानी मंडल आयोग का जो रिपोर्ट था उसी पर ये आधारित था जो है क्रीमी लेयर मानदंड, लेकिन इसको लागू किया गया था इंदिरा साहनी निर्णय के बाद। शिक्षा में
आरक्षण वर्ष 2006 में संविधान के अनुच्छेद 15 के 4 के अंतर्गत लागू हुआ था। यानी अगर बात करें वो जो शिक्षा में आरक्षण जो SC ST या OBC को जो दिया जाता है, शैक्षणिक संस्थानों में, इंस्टीट्यूशन में जो एडमिशन के संदर्भ में जो आरक्षण दिया जाता है, ये 2006 में लागू किया गया। और जब 2006 में लागू किया गया तो इसकी पुष्टि भी, इस बात का भी जो उल्लेख मंडल आयोग ने पहले ही अपने रिपोर्ट में कर दिया था। तो शिक्षा में जो है आरक्षण वर्ष 2006 में संविधान के अनुच्छेद 15 के 4 के अंतर्गत इसको लागू किया गया था। तो ये चारों चीज़ें जो भी इसमें मेंशन किया गया है, चाहे वो 27% आरक्षण की बात हो या फिर इंदिरा साहनी निर्णय द्वारा जो है क्रीमी लेयर मानदंड को लागू किया गया हो, या फिर जो है आपका शिक्षा में जो है आपका आरक्षण देने की बात कही गई हो, ये तीनों बातें जो है आपका मंडल आयोग ने पहले ही बोल रखा था कि जो भी आरक्षण लेने वाले हैं या फिर जो भी आरक्षण का लाभ उठाने वाले हैं, जो OBC या SC ST है, उनको ये चीज़ें होनी चाहिए। खासकर मंडल आयोग का संबंध किससे है? सिर्फ OBC से है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे आरक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। अब निर्णय कौन कौन सा आता है? तो सबसे पहले आता है इंदिरा साहनीवाद। अन्य पिछड़ा वर्गों यानी OBC के लिए 27% कोटे को बरकरार रखा गया। यानी कि 27% आरक्षण की बात जो मंडल आयोग ने अपने रिपोर्ट में कही थी, उसको बरकरार रखा गया, यानी कि उसको अवैध नहीं मान के वैध माना गया, वो ठीक है। आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कहा गया कि आरक्षण किसी भी हाल में 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि 22% आपका SC का हो गया, 7.5% ST का हो गया और 27% जो है आपका OBC का हो गया, टोटल 49.5% हो गया। यानी इसमें किसी एक को या SC ST या OBC को आप 0.5% और बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। किसी भी हाल में 50% को क्रॉस नहीं करना चाहिए। पिछड़े वर्ग को क्रीमी लेयर की शर्त से बाहर, जो पिछड़े वर्ग को क्रीमी लेयर की शर्त से बाहर रखा जाना चाहिए। यानी कि जो भी आपका OBC के तहत जो क्रीमी लेयर, जिनका आमदनी जो अमीर है लेकिन बाई कास्ट अगर वो OBC में आते हैं, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यानी इंदिरा साहनीवाद में ही कहा गया था कि पदोन्नति में जो है कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये केस है आपका इंदिरा साहनीवाद 1982 में। ये 4 बातें जो है ओवरऑल कही गई थी। नागराजवाद 2006 की बात करते हैं। इसमें कहा गया था, ये सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया, जिसमें निम्नलिखित 3 शर्तों को शामिल किया गया है। यानी ये स्पष्ट रूप से कहा, यानी नागराज का संबंध किससे है? नागराज का संबंध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के जॉब में प्रमोशन से संबंधित है। अब यहाँ पे कहा गया कि 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, हम ये देखेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डाटा लेके आएंगे कि बाय द वे ऑफिसर्स, अगर आप मान लो कि 100 ऑफिसर्स हैं, 100 ऑफिसर्स में देखा जाएगा कि SC ST कितने ऑफिसर हैं। क्या वो जो है, क्योंकि SC को जो है 22% और ST को 7.5%, यानी देखा जाए तो आपका SC का सॉरी यहाँ पे 22 नहीं, SC के लिए 15% है और ST के लिए 7.5%। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22.5%। तो यानी कि कम से कम 100 में से 22 ऑफिसर क्या SC ST से संबंधित हैं। अगर SC ST 22 ऑफिसर्स 100 में से 22 हैं, यानी कि ये अपना पर्याप्त जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से संबंधित तथ्य आएगा तो जाहिर सी बात है कि उनमें से, यानी कि जो भी निचले कोटि के या फिर जो है ऑफिसर्स की अगर देखा जाएगा कि उसमें पर्याप्त प्रतिशत नहीं है SC ST का, तो SC ST को जो है प्रोमोट किया जाएगा। तो यहाँ पे तीनों चीज़ कहा गया है कि पहले डेटा इकट्ठा करेंगे, उसके बाद से देखेंगे कि क्या उनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है या पर्याप्त है। अगर अपर्याप्त है तो समग्र प्रशासनिक दक्षता के लिए इसमें क्या करना है कि इसमें जो है उनको प्रोमोट करना है। तो ये नागराजवाद जो है स्पेशल था आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण की संवैधानिक वैधता से संबंधित है। ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे SC के लिए 15% है, ST के लिए 7.5 और OBC के लिए 27, ओवरऑल जो है 49.5।
आगे देखते हैं अब तीसरा जो केस आता है, यानी पहला इंदिरा साहनीवाद में किसकी बात करेंगे, सिर्फ ओबीसी की। नागराजवाद में किसकी बात करनी है, एससी और एसटी की। और तीसरा जो हो जाएगा जनहित अभियान बनाम भारत संघवाद 2022 का, इसमें हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस का। अब देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस क्या कहता है, ईडब्ल्यूएस से संबंधित क्या प्रावधान आया था, क्योंकि इंदिरा साहनीवाद पहले ही कह दिया था कि आरक्षण किसी भी शर्त में 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप यहाँ पे अब दो चीज़ों को देखेंगे, एक कि शब्दों का जो है उलटफेर कैसे किया जाता है और भाषा को कैसे जो है तोड़ा जाता है, वो देखने को मिलेगा। इसमें देखेंगे सबसे पहला कि केवल आर्थिक मानदंड के आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। यानी कि केस हुआ था कि क्या सिर्फ जो है आर्थिक बेस पे किसी को आरक्षण देना, क्या ये मूल अधिकार, मूल ढांचे को जो है उल्लंघन नहीं है। तो इस बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर किसी को सिर्फ आर्थिक मानदंड के आधार पर अगर आप आरक्षण दे रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो ये मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, साथ ही ईडब्ल्यूएस को एक अलग और एक विशिष्ट श्रेणी माना गया। ईडब्ल्यूएस एक अलग, इसको एक विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत ला दिया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि एससी, एसटी, एसईबीसी यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग का अपवर्जन उचित वर्गीकरण का एक हिस्सा है। साथ ही यह दोहरे लाभों से बचने के लिए भी आवश्यक है। इसके अलावा निजी शिक्षण संस्थानों में एक अवधारणा के रूप में आरक्षण से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब बात आती है इंदिरा साहनीवाद की। जनहित अभियान बनाम भारत संघवाद में जब बोला गया 10% आरक्षण की बात इसके तहत, तो आएगा ही, डेफिनेटली आएगा इंदिरा साहनीवाद का। तो इसमें कहा गया कि 1992 में इंदिरा साहनीवाद में निर्णय दिया गया था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता, किंतु इस निर्णय को आने वाले सभी समयों के लिए कठोर और अनुल्लंघनीय घोषित नहीं किया गया था। यानी कि ये कहीं नहीं लिखा गया है कि 50% को जो है कभी भी उल्लंघन कर ही नहीं सकते हैं। इतना कठोरता से इसको लागू नहीं किया गया था। इंदिरा साहनी का जो निर्णय आया था, इसमें इतनी कठोरता की जिक्र कहीं की ही नहीं गई है। यानी कि वक्त पड़े तो आरक्षण बढ़ा सकते हैं। इसका दूसरा जो है मतलब ये निकलता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही लाइन है कि 50% की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा है कि किसी भी परिस्थिति में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इतनी कठोरता से इसको लागू नहीं किया गया था। इस वजह से इसके अतिरिक्त यह निर्णय केवल एससी, एसटी, एसईबीसी, ओबीसी समुदायों पर ही लागू था, सामान्य वर्ग पर लागू नहीं था। यानी सामान्य वर्ग के लिए आप आरक्षण की प्रावधान 10% या फिर उससे ज़्यादा की कर सकते हैं, लेकिन जो एससी, एसटी और ओबीसी या एसईबीसी, इनका आरक्षण जो है ये 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया। यहाँ पे हमने सबसे पहले आरक्षण को परिभाषित किया कि आरक्षण को जो है, आरक्षण का क्या काम है, आरक्षण किस उपकरण के रूप में प्रयोग होता है। साथ ही हमने ये देख लिया कि अन्य जो भी वर्ग हैं, इनको कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो। साथ ही हमने इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को देख लिया कि संविधान में किस किस अनुच्छेद में आरक्षण संबंधी बात कही गई है। चाहे वो आर्टिकल 15 की बात कभी भी आएगी तो शैक्षणिक संस्थान से संबंधित हो जाएगा। 16 की बात आएगी तो वो जो है सेवाओं या फिर जो है आपका सरकारी नौकरी की बात आ जाएगी। यहाँ पे इसमें हमने नगरपालिका, नगर निगम, पंचायती राज, ठीक है, लोकसभा में आरक्षण, राज्य विधानसभाओं में आरक्षण, साथ ही आर्टिकल जो है 46 को एक्सप्लेन करते हुए हम आते हैं अब आयोगों में। तो सबसे पहले मंडल आयोग, जिसका संबंध जो है ओबीसी से था, इससे संबंधित उसने क्या क्या अपने रिपोर्ट में क्या क्या जो बातें कही थी उसको हमने देखा। आरक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय में हमने देखा इंदिरा साहनीवाद जो ओबीसी से संबंधित है। दूसरा आपका नागराजवाद जो स्पेशली जो है प्रमोशन से संबंधित है, वो भी किसके प्रमोशन से, तो एससी और एसटी के प्रमोशन से संबंधित है। जनहित अभियान बनाम भारत संघवाद 2022 में हमने देखा कि कैसे जो है सामान्य वर्ग को, यानी कि जो है ईडब्ल्यूएस को, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण की बात में इंदिरा साहनीवाद में जो दिया गया था निर्णय 50% से अधिक नहीं हो सकता, इसको कैसे पेश किया गया है कि कठोर और उल्लंघनीय घोषित नहीं किया गया था, इसलिए जो है दे सकते हैं। और ये निर्णय 50% वाला निर्णय किसके लिए है, सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी और एसईबीसी के लिए। तो इसमें कहीं भी जनरल की बात नहीं की गई थी। इस तरीके से अब आगे देखते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, यानी अब स्पष्ट रूप से हम ईडब्ल्यूएस कोटा की बात करते हैं। अब सुर्खियों में ये इसलिए रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने
103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग की आबादी में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है और इस चीज़ को जो है संविधान की एक पीठ तैयार की गई थी, एक पैनल ने इसको बरकरार रखा है। और एक्चुअली आपको पता ही है कि ये जो है 103वें संविधान संशोधन में ये ईडब्ल्यूएस की बात हुई थी। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में। तो शिन्हो आयोग, ध्यान रखेंगे कौन सा आयोग, शिन्हो आयोग। शिन्हो आयोग की सिफारिशों के आधार पर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान किया गया है। इस आयोग ने 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, यानी कि रिपोर्ट इसने 2010 में ही पेश की थी। ठीक है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण आबादी के ऐसे वर्गों को प्रदान किया गया है जो अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के अंतर्गत नहीं आते। यानी ईडब्ल्यूएस में वो लोग आएंगे जो ना तो ओबीसी से संबंधित है, ना एससी से संबंधित है, ना एसटी से संबंधित है। ऐसे वर्गों को यह आरक्षण प्रदान करने के लिए 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा संविधान में 2 अनुच्छेद, एक 15 का 6 और एक 16 के 6 दोनों को जोड़ा गया है। तो ईडब्ल्यूएस को जो है आरक्षण देने के लिए किन जो है यानी 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किन 2 आर्टिकल को जोड़ा गया है, एक 15 के 6 और एक 16 के 6, ध्यान रखेंगे। यह अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने की शक्ति देता है। यानी चाहे वो राज्य हो या फिर स्टेट लेवल का कोई जॉब हो या फिर आपका जो है स्टेट का कोई शैक्षणिक संस्थान हो या फिर केंद्र से यानी सेंट्रलाइज्ड हो, सेंट्रल जॉब हो या फिर जो है सेंट्रलाइज्ड कोई इंस्टीट्यूशन हो, तो उन दोनों में जो है ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान ये करेगा। हालांकि इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारें यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं कि राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति और राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाए या नहीं। अब बाय द वे अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर ले तो उधर में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो है एसटी की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे जो है जनरल की संख्या जो है कम देखे, सामान्य वर्ग की जो है जनसंख्या कम देखने को मिलेगी। तो वो क्यों देंगे आरक्षण, वो नहीं देंगे। इसीलिए मतलब सभी को, क्योंकि ये जो कानून है ये ऑल ओवर इंडिया लगेगा, लेकिन सेंट्रल जॉब में तो ठीक है, इट्स ओके, वो सेंट्रल जॉब तो देगा ही वो अपनी जनसंख्या के अनुसार, क्योंकि सेंट्रल की बात हम ऑल ओवर इंडिया करते हैं। लेकिन स्टेट अपने स्टेट की जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है आरक्षण का प्रावधान करता है। अभी हाल फिलहाल में जो बिहार की जो है आपका जातिगत जनगणना हुआ, तो जातिगत जनगणना इसीलिए किया जाता है ताकि जाति के अकॉर्डिंग हर एक जाति के वर्ग को उसके अनुपात में उनको आरक्षण दे के जो है सभी को समानता लाने की कोशिश किया जाए, ताकि सभी को जो है समान रूप से जो है आरक्षण मिल सके। तो जहाँ पे सामान्य वर्ग होगा ही नहीं जिस राज्य में, वहाँ पे वहाँ की सरकार वहाँ की राज्य सरकार क्यों दे ईडब्ल्यूएस को आरक्षण। इसीलिए राज्य सरकारों को जो है यह निर्णय लेने के लिए क्या किया गया है, स्वतंत्र किया गया है। अब बात कर लेते हैं 15 के 6 और 16 का 6 क्या कहता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो यह अनुच्छेद यानी 15 के 6 की बात करते हैं तो यह अनुच्छेद 15 का 4 और 15 के 5 में पहले से ही उल्लिखित समुदाय या वर्गों के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सरकार को सक्षम बनाता है। यानी जिनकी बात पहले ही 15 के 4 या फिर 15 के 5 में जिन वर्गों का यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी की पहले ही बात हो चुकी है शैक्षणिक संस्थानों में जो है आरक्षण संबंधित, इनको छोड़ के जो बाकी वर्ग हैं यानी कि इनको छोड़ के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, इनकी बात 15 की 6 में करता है। यह शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित है। 15 का 4 और 15 का 5 सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। यानी जो 15 का 4 है और 15 का 5 है, इसमें किसकी बात की गई है, किनके आरक्षण की बात की गई है, तो इसमें एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण की बात की गई है। जबकि 15 के 6 में क्या कहा गया है कि इनको छोड़ के जो बच गया, और बचेगा कौन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इनकी बात की गई है 15 के 6 में। सेम बात 16 के 6 में भी आपको देखने को मिलेगा। यह अनुच्छेद 16 के 4 में उल्लिखित समुदायों या वर्गों के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सरकार को जो है सक्षम बनाता है। यह नियुक्तियों में या पदों में आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 16 के 4 उन पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है जिनका राज्य की नज़र में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो 15 का 6 और 16 का 6 हो गया। अब आगे देखते हैं। ईडब्ल्यूएस की उन्नति के लिए प्रावधान करने हेतु सरकार को समर्थ बनाने के लिए इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में जो है संशोधन किया गया। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए इस
प्रकार के वर्गों हेतु 10% तक सीटों को आरक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार का आरक्षण अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा। यानी कि आपको पता ही है अल्पसंख्यक में कौन आ जाएंगे, हिंदू को छोड़ के बाकी सारे, चाहे वो अगर बाय द वे कोई मदरसा हो तो मदरसा में आप जाके ये नहीं कह सकते कि हमको 10% आरक्षण चाहिए। जो क्रिश्चियनिटी से संबंधित हो, ईसाई से संबंधित हो, सिख का हो, तो यहाँ पे यानी कि जो आपका यहाँ पे जो है ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं। सिर्फ एक जो है हिंदू, ये ही जो है आपका बहुसंख्यक में आते हैं। बाकी के जो भी हैं धर्म वो सारे के सारे अल्पसंख्यक में आते हैं। तो वहाँ पे जाके आप ये नहीं कह सकते कि हमको जो है आरक्षण चाहिए, ठीक है। जिसकी बात आपका 29 आर्टिकल 29 और 30 में जो आपके अल्पसंख्यकों के जो है अधिकारों की बात कही गई है 29 और 30 में, तो जिनकी बातें 29 और 30 में, जिन अल्पसंख्यकों की बात आर्टिकल 29-30 में कही गई है, उनके एगेंस्ट में जाके या फिर उनके संस्थानों पे जाके आप 10% की जो है डिमांड नहीं कर सकते, ये बात कही गई है। इस अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 16 में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत सरकार नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सभी पदों पर 10% तक आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। आगे देखते हैं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी को मिले आरक्षण के अतिरिक्त है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए योग्यता क्या चाहिए? तो कोई व्यक्ति जो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए किए गए आरक्षण के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता तथा जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है, उनको जो है ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाता है। कौन कौन जो है जो ईडब्ल्यूएस के तहत जो है शामिल नहीं होगा? एक, जो 8 लाख से ज़्यादा जिसके घर की इनकम है वो तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी, जिसके पास 5 एकड़ भूमि हो, ध्यान रखेंगे, जिसके पास जो है 5 एकड़ कृषि भूमि है तो उसको भी जो है ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। जिसके पास जो है 1000 वर्ग फुट का एक आवासीय फ्लैट हो, उसको भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। जिसके पास अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक, या तो 100 वर्ग गज हो या उससे अधिक, या अन्य क्षेत्रों में, ये कहाँ पे? तो नगर पालिका में, कोई भी नगर पालिका क्षेत्र में अगर 100 वर्ग गज की आपके पास जो है आवासीय भूखंड है, या फिर अन्य क्षेत्र में, किसी अन्य क्षेत्र में 200 वर्ग गज का अगर आपका घर का मकान है, आवासीय भूखंड है, तो भी आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। इस निर्णय का महत्व क्या है? अब ये देखते हैं कि ये जो निर्णय आया था ईडब्ल्यूएस को आरक्षण से संबंधित, इसका महत्व क्या है? तो सकारात्मक कार्यवाही की राजनीति को नया रूप देता है। ईडब्ल्यूएस कोटा आरक्षण संबंधी चर्चा को जाति आधारित आरक्षण के पक्ष में रहे मंडल आयोग से परे ले जाता है। यानी कि ये किसी जाति से संबंधित नहीं है। ईडब्ल्यूएस किसी पार्टिकुलर जाति को संबोधित नहीं कर रहा है, ये उन लोगों को संबोधित कर रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तो ये कहीं ना कहीं वही बात कर रहा है कि जाति आधारित आरक्षण के पक्ष में रहे मंडल आयोग से ये परे ले जाता है। दूसरा, राम सिंह और अन्य बनाम भारत संघवाद जो 2015 हुआ था, 2015 का केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्गों की गैर जाति आधारित पहचान की आवश्यकता का सुझाव दिया था। अगला देखते हैं, सामान्य वर्ग के गरीबों के उत्थान का प्रयास। यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण उन लोगों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है जिन्हें आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्यवाही का लाभ नहीं मिला है। यानी अगर बाय द वे ईडब्ल्यूएस नहीं है तो जो लोग गरीब हैं और जो एससी, एसटी और ओबीसी के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो है एक तरह का अन्याय हुआ है। तो उनको न्याय दिलाने के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण उन लोगों के लिए एक तरह से जो है समाज में समानता लाने के लिए ईडब्ल्यूएस को मिला 10% आरक्षण न्याय संगत है। आगे देखते हैं, वर्ग के साथ साथ जाति को ध्यान में रखकर इसके तहत विस्तृत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इसके माध्यम से भारत की सकारात्मक कार्यवाही नीति को नया आकार देने का भी प्रयास किया गया है। अब देखिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित चिंताएं क्या क्या हैं। तो आरक्षण सामाजिक उत्थान के लिए है। इसका उपयोग गरीबी उन्मूलन उपाय के रूप में नहीं किया जा सकता। छात्रवृत्ति जैसे अन्य माध्यमों से गरीबी को दूर किया जा सकता है। यानी कह रहा है कि आरक्षण सामाजिक उत्थान के लिए, यानी कि आरक्षण से गरीबी दूर नहीं होगी। अगर किसी को जॉब मिल रही है तो उसके परिवार से संबंधित है, ये पूरे समाज की गरीबी दूर नहीं करेगा, एक परिवार की गरीबी दूर करेगा। दूसरी बात हम ये भी देख रहे हैं कि अगर हम छात्रों को अगर छात्रवृत्ति दे रहे हैं तो ये छात्रों की गरीबी को दूर करने में ज़्यादा हितकारी होगा। बाकायदे आप अगर आरक्षण के द्वारा किसी को जॉब दे रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा गरीबी के उन्मूलन में सहायता करेगा अगर आप एक छात्र को छात्रवृत्ति दे रहे हैं तो, ठीक है।
क्योंकि छात्र में सिर्फ एक परिवार को वो सूचित नहीं करेगा, छात्र में सभी छात्रगण आ जाएंगे। तो छात्रवृत्ति मिलने से गरीबी को दूर करने में ज़्यादा जो है आपको लाभ मिलेगा। समानता के सिद्धांत का उल्लंघन, यानी कि ये भी एक चिंता है कि समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है। कैसे? तो ओबीसी और एससी एसटी समुदायों को ईडब्ल्यूएस से बाहर करने की, खुली प्रतियोगिता के अवसरों का लाभ उठाने की उनकी पात्रता में समानता को स्पष्ट उल्लंघन होता है। आय मानदंड के साथ समस्या, क्योंकि 8 लाख रुपये प्रति वर्ष, ठीक है, 8 लाख रुपये प्रति वर्ष के आय मानदंड पर पहले ही सवाल उठाया जा चुका है। इसका कारण यह है कि इस मानदंड से सामाजिक रूप से उन्नत वर्ग भी इस दायरे में आ जाएंगे। यानी कि 8 लाख जिसके घर का इनकम होगा, 7 लाख ही जिसके घर का इनकम होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जिसके घर का इनकम 7, 7.5 या फिर 7,99,000 है, ठीक है, तो क्या वो वाकई गरीब है? आज के डेट में उच्च मध्यम वर्गीय परिवार का इनकम 8 लाख होता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं उच्च मध्यम परिवार वर्ग को भी जो है इसमें शामिल कर दिया गया है। आज के डेट में देखेंगे कि तो शायद ही कोई ऐसा हो जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना के नहीं रखा है। सभी के पास ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट है। चाहे अगर इस बिहाफ पे जो भी इसमें कानून दिए गए हैं कि 5 एकड़ भूमि, 5 एकड़ से जो है कृषि भूमि अधिक नहीं होना चाहिए, इस बिहाफ पे और इसको सही से जांच किया जाए, ये 1000 फुट का आवासीय फ्लैट का या फिर 100 वर्ग गज का जो है नगरपालिका क्षेत्रों में जो है घर, या फिर 200 वर्ग गज का कहीं भी आवासीय अगर भूखंड, इस आधार पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे आज की डेट में लोग मिल जाएंगे जो इन रूल्स का वायोलेट करके जॉब ले चुके हैं सर्टिफिकेट बना के। तो कहीं ना कहीं ये जो मानदंड दिया गया है इस पे सवाल उठाया गया है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा जो है कर दिया गया है। लोक लुभावनवाद का साधन, यानी कि आलोचकों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण की राजनीतिक प्रकृति की ओर भी संकेत दिया है। इस कदम से राजनीतिक रूप से सामाजिक तनाव के बढ़ने की संभावना है। आगे की राह क्या होनी चाहिए? तो अपेक्षित लाभार्थियों की पहचान करने के लिए दिशा निर्देश होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि क्या जो भी जिसके पास भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, क्या वो निम्न जो आपके प्रावधान दिए गए हैं, 3 प्रावधान, चाहे वो 1000 फुट की बात हो या फिर 5 एकड़ की बात हो या फिर 100 वर्ग गज आवासीय भूखंड या फिर 200 वर्ग गज का जो है आवासीय भूखंड का, क्या ये इन नियमों के अनुरूप हैं या नहीं है, इसकी पात्रता की जो है स्पष्ट जो है डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना चाहिए। तब जाके जो अपेक्षित लाभार्थी है, यानी कि जो जिस सोच से ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है, जिन लोगों को सोच के, उन लोगों तक जो है इसका लाभ मिल पाएगा। तो सर्वाधिक वास्तविक लक्ष्य समूहों की पहचान करने के लिए अधिक विस्तृत डेटा और दिशा निर्देश महत्वपूर्ण है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि अत्यंत ज़रूरतमंद व्यक्तियों को ही नीति का लाभ मिल सके। दूसरी बात देखेंगे, साथ ही सरकार को सभी समुदायों के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण उपलब्ध कराने और आय मानदंड को निर्धारित सीमा से बहुत कम रखने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि 8 लाख एक बहुत बड़ी सीमा हो जाती है। जिस देश की जो है प्रति व्यक्ति आय अगर 1 लाख जो है 90,000 के आसपास हो, और वहाँ पे अगर आप गरीबी की सीमा या फिर जो है ईडब्ल्यूएस की सीमा 8 लाख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये न्यायोचित नहीं है। इसे आयकर स्लैब के समान स्तर पर रखा जा सकता है। एक सुझाव है कि इस पे आयकर स्लैब जो दिया गया है कि जो है 5 लाख 7 लाख, ये जो आयकर स्लैब के तहत दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आप उसके अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। सतत विकास की बात करते हैं तो पिछड़ेपन को शामिल करने के लिए वैचारिक ढांचे को लगातार विकसित करने की आवश्यकता है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सकारात्मक कार्रवाई कहीं अधिक समावेशी हो। रोजगार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने वाली नीतियाँ ईडब्ल्यूएस के लिए बेहतर काम करेंगी। सरकार को सामान्य रूप से शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करने पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे कुछ चुनिंदा संस्थानों में आरक्षण की मांग कम हो सकेगी और सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो सकेंगे या फिर हो पाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण, यानी हमने सबसे पहले आरक्षण की बात किया कि आरक्षण क्या है। इसमें हमने देखा कि किसको कितना आरक्षण मिलता है, संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, मंडल आयोग की चर्चा किया, इंदिरा साहनीवाद की बात किए, नागराजवाद की बात हुई, जनहित अभियान बनाम भारत संघवाद की बात हुई। इसके बाद से हमने आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण की बात की है, जिसमें आपका 15 के 6, 16 के 6 सिन्हो आयोग की रिपोर्ट की बात हुई, जिसके तहत आरक्षण दिया गया है। और साथ ही
कि इसमें जो है किस किस लोगों को जो है ईडब्ल्यूएस का लाभ मिल सकता है, किसको लाभ नहीं मिल सकता है, और लाभ देने के पीछे जो उद्देश्य था यानी इसका महत्व था ये क्या है, साथ ही इससे संबंधित चिंताएं क्या हैं और आगे की राह, ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण। ये सुर्खियों में इसलिए रहा है क्योंकि हाल ही में झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र में जो है 75% स्थानीय कोटा सुनिश्चित करने के लिए झार नियोजन नामक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। ध्यान रखेंगे निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में 75%। अब क्या रहेंगे, अगर बाई द वे कोई जो है फैक्ट्री खोल रहा है झारखंड में तो होगा तो वो निजी क्षेत्र का नहीं, प्राइवेट सेक्टर की जो है फैक्ट्री होगी, लेकिन उसमें 75% काम करने वाले क्या होंगे, झारखंड के होंगे। स्थानीय कोटा के तहत जो है 75% वहीं के लोग होंगे। और ये जो है किस नियोजन के तहत, झार नियोजन के तहत। ठीक है, झार नियोजन नामक जॉब पोर्टल इसके लिए झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है। अब देखेंगे इसके प्रॉस एंड कॉन्स, यानी कि इसके समर्थन में तर्क और इसके खिलाफ तर्क, दोनों चीज़ों को देखते हैं। निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण में के समर्थन में जो तर्क है उसको देखते हैं। रोजगार का अधिकार प्रदान करने के लिए कदम, यानी यह राज्य में रहने वाले लोगों के जीवन या आजीविका के अधिकार की रक्षा करने तथा उनके स्वास्थ्य, रहन सहन की दशाओं और उनके रोजगार के अधिकार की रक्षा करने से संबंधित है। जाहिर सी बात है, अगर 75% जो है स्थानीय कोटा सुनिश्चित करेंगे तो वहाँ के लोगों को, वहाँ के हर एक लोग को, लगभग हर एक परिवार में जो है जॉब मिल जाएगा। और ऐसे केस में उनकी जीवन या आजीविका या उनका रहन सहन, लिविंग स्टैंडर्ड, स्वास्थ्य, ये सब क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। यानी स्थानीय लोगों की जो है, आप कह सकते हैं कि स्थानीय लोगों की जो है अधिकारों की रक्षा हो जाएगी। रोजगार के संकुचित होते जो अवसर हैं उससे निपट सकेंगे, यानी रोजगार मिलना आज के डेट में बहुत मुश्किल है, तो ऐसे में थोड़ा आसान हो जाएगा अगर झार नियोजन आ रहा है तो झारखंड के लोगों के लिए। चयन में भेदभाव करने वाले नियमों पर अंकुश लगाना, यानी नियोक्ताओं जो सेलेक्टर्स हैं उनका मानना है कि स्थानीय श्रमिकों में कार्य संबंधी अनुशासन की कमी है, वे व्यापार प्रणालियों को सीखने के इच्छुक नहीं हैं, साथ ही राजनीतिक और ट्रेड यूनियन की ओर झुकाव रखते हैं। गौरतलब है कि व्यवसाय राजनीतिक संघों, ट्रेड यूनियनों को दबाव की रणनीति के कारक मानते हैं। अगला देखेंगे प्रवास जैसे मुद्दों के समाधान, यानी कि जो जैसे जहाँ पे जिनको रोज़गार नहीं मिलता है वो प्रवास किसी अन्य स्टेट में कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आपको घर में ही रोज़गार मिल जाएगा तो आप क्यों जाएंगे कहीं और। तो वही बोल रहा है कि प्रवास जैसे मुद्दे का समाधान मिल जाएगा, या केवल वेतन वाली नौकरियों की तलाश में आने वाले प्रवासियों के अंतर्वाह को हतोत्साहित करेगा। इसका स्थानीय बुनियादी ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और झुग्गियों के प्रसार में बढ़ोतरी होती है। यह युवाओं की जो है सार्थक भागीदारी को बढ़ाकर अपराध दर को कम करेगा। जाहिर सी बात है, युवा कहाँ हो जाएंगे, युवा चले जाएंगे अब जॉब करने फैक्ट्री में या फिर कहीं और काम करने में लग जाएंगे, तो जो वो अपराध, अगर खाली मन शैतान का वाली बात हो जाएगी, ऐसे खाली बैठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ शैतानी करेंगे। और अभी क्या है, जब रोज़गार मिल जाएगा तो अपराध का दर डेफिनेटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं आपको इस पे एक नॉर्मल थॉट आपको बता रहा हूँ। अगर बिहार का युवा एक बिहार के दूसरे युवक से टकराता है तो फाइटिंग की जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो 50% प्लस है, लड़ाई हो ही जाती है, 2-4 थप्पड़ एक दूसरे को लग ही जाते हैं अगर टक्कर वगैरह या फिर कुछ ऐसी हो जाए तो। दिल्ली में क्योंकि वहाँ पे बेरोज़गारी ज़्यादा है, अगर दिल्ली में एक दूसरे से टकराएंगे तो वहाँ पे लोग रोज़गार है लेकिन उतना नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ बातचीत और आंखों से जो है एक दूसरे को घूरने का काम हो जाता है। ठीक है, और 2-4 बातें हो जाती हैं। और यही अगर उससे भी फास्ट सिटी अगर मुंबई में आ रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे लोग काम के लिए जो है अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए ही दौड़ लगाते रहते हैं। ऐसे में एक दूसरे से टक्कर होने के बाद लोग एक दूसरे को जो है प्रणाम करते हैं और अपने काम की तरफ रुख कर लेते हैं, यानी यहाँ पे बहस करने का भी समय नहीं है। सीधा संबंध है कि अपराध दर क्या हो जाएगा, जब आप काम में बिजी हो जाएंगे तो अगर छोटी मोटी गलतियां किसी और से भी आपके जो अनजाने में हो जाएगा तो बहस करने का आपके पास वक्त ही नहीं रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये इसी बात पे आ गए, तो मैंने आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। ये चीज़ मैंने क्योंकि तीनों जगह रहा हूँ तो मुझे इसका जो है ज़्यादा अनुभव है। तो यह युवाओं की सार्थक भागीदारी को बढ़ाकर अपराध दर को जो है कम करेगा, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी स्टेट जीडीपी में वृद्धि करेगा, स्थानीय कामगारों की अनुपस्थिति
और प्रवासी कामगारों पर निर्भरता को कम करके उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। इससे राज्य की आर्थिक समृद्धि को क्या हो जाएगा, बढ़ावा मिलेगा। कृषि संकट यानी भारतीय कृषि क्षेत्र अत्यधिक तनावग्रस्त रहा है, इसलिए स्थानीय लोग इसे छोड़कर अन्यत्र किसी क्षेत्र में कार्य करने और स्थानीय नौकरियों की तलाश हेतु प्रयास करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कृषि पे जो डिपेंडेंसी है उसमें भी कमी आएगी। अब आगे देखते हैं कि इसके खिलाफ तर्क क्या क्या है। तो सबसे पहले जो इसके समर्थन में तर्क था वो एक बार फिर से देख लेते हैं। रोजगार का अधिकार प्रदान करने के लिए जो कदम उठाया जा रहा है, यानी कि जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है जो स्थानीय लोगों का, उसमें वृद्धि होगी। जो आपका रोजगार बिल्कुल ही कम है उसमें भी आपको जो यानी संकुचित होते अवसरों से जो है राज्य निपट सकेगा। चयन के भेदभाव वाले नियमों पर अंकुश लगेगा और प्रवास जैसे मुद्दे का समाधान होगा। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो है आपका GDP में क्या होगा, वृद्धि होगा। और कृषि संकट यानी कि कृषि पे जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं कम होगा। और अपराध दर भी जो युवाओं के द्वारा जो है युवाओं की सार्थक भागीदारी को बढ़ाकर अपराध दर को किया जा सकेगा, कम किया जा सकेगा। खिलाफ तर्क में सबसे पहला है संविधान का उल्लंघन। हरियाणा के अधिवासित स्थानीय उम्मीदवारों की नौकरियों में वरीयता प्रदान करने वाला यह उपखंड संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19 के 1 के जी का उल्लंघन, तो ये संविधान का उल्लंघन पहले ही हो गया। दूसरी चीज, सन्स ऑफ द सॉइल यानी भूमि पुत्र की मानसिकता को बढ़ावा। कहीं ना कहीं ये जो है 2-4 साल 10 साल बाद जो है सन्स ऑफ द सॉइल की जो है मानसिकता है इसको और बढ़ावा मिल जाएगा। श्रम बाजार पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के आरक्षण से व्यवसायी अपना कारोबार कहीं और ले जाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। यानी कि अगर झारखंड का ही व्यक्ति सोचेगा कि यहीं पे रोज़गार करने से अच्छा है कि हम वहाँ पे जाके रोज़गार करें जहाँ पे कौशल लोग मिल सके, क्योंकि अगर हम झारखंड में ही कोई व्यवसाय करते हैं या फिर कोई भी अन्य स्टेट का भी झारखंड में जाके व्यवसाय करना जो है ठीक नहीं समझेगा, क्योंकि चाहे वो कुशल हो श्रमिक या ना हो, 75% आरक्षण के तहत उनको आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, उनको जॉब पे रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अकुशल श्रमिक को कौन रखना चाहेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि उनका कुशल कार्यबल पर्याप्त रूप से स्थानीय नहीं है, क्योंकि कुशल कार्यबल की कमी है। लाइसेंस राज की पुनर्वापसी हो सकती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की अनुमति देना निजी क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के समान होगा। इसके परिणाम स्वरूप लाइसेंस राज का फिर से जो है विकास हो जाएगा। मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अब इसमें देखेंगे, सबसे पहला है विषम भौगोलिक विकास, यानी निवेशक उन राज्यों से जुड़ना पसंद करते हैं जहां एक अभिशासन पारितंत्र यानी जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे का एक स्तर शामिल है या फिर पहले से ही मौजूद है, वहाँ पे ही जो है आपके निवेशक हैं जाना पसंद करते हैं, यानी कि वहाँ पे कौशल श्रमिक मिलना आसान रहता है। इस संस्थागत समस्या को दूर करने की ज़रूरत है। शिक्षा और कौशल की निम्न गुणवत्ता ये भी एक समस्या है, क्योंकि हर जगह शिक्षा और कौशल की जो है गुणवत्ता इक्वल नहीं है। इसमें ये काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है, ठीक है, स्टेट टू स्टेट। और इस तरह अगर आप जो है श्रमिक किसी अन्य स्टेट से भी आके जॉब कर सकते हैं, इसमें आप सेलेक्ट कर पाते हैं कि मेरे लिए या फिर मेरे कार्य के लिए कौन सा श्रमिक ज़्यादा कौशल है, ज़्यादा कुशल कौन सा है, उसको आप सेलेक्ट करते हैं। लेकिन आरक्षण का प्रावधान आ जाने से आपकी जो है जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो सीमित हो जाएगा। प्रतिस्पर्धात्मकता यानी कि पर्याप्त कुशल घरेलू श्रम उपलब्ध नहीं होने पर दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता का जो है नुकसान पहुंच सकता है। यानी कि सामने वाला जानेगा कि चाहे अगर यहाँ पे फैक्ट्री खुल गई है तो दूसरा कोई आएगा जॉब करने, तो आ नहीं सकता, 75% तो मेरा है ही, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो कौशल शिक्षा पे कम ध्यान देगा। आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर में अगर आप ज़्यादा दक्ष नहीं है या फिर अपनी दक्षता को जो है बरकरार नहीं रखते हैं, अपनी जो है लर्निंग्स को जो है एक तरह से जो है इसको निरंतरता इसमें अगर आप नहीं बरत पा रहे हैं, तो आने वाले 2-4 सालों में आपको ओवरटेक कोई और कर लेता है और आप उसी पोस्ट पर रह जाते हैं, प्रमोट नहीं हो पाते हैं। लेकिन इस केस में प्रतिस्पर्धात्मकता यानी कंपटीशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसी में से जो भी अकुशल में से ही एक कुशल को चुनना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अंधों में काना राजा वाली बात हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं नियुक्ति हेतु
उपलब्ध उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करना। जाहिर सी बात है कि अब आपके पास सीमित संख्या है, एक जहां क्षेत्र है उसी क्षेत्र के जो है निवासियों में से आप जो है 75% को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो है संख्या सीमित है। निवेश की बात करेंगे तो उद्योग अपने संचालक को दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं, इससे रोजगार सृजन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जबकि इस प्रकार के कानूनों को लाने का मुख्य उद्देश्य रोजगार को बढ़ाना है और ये कहीं ना कहीं उसके एगेंस्ट में ही आ जाएगा। ठीक है, आगे की राह क्या होनी चाहिए? तो क्षेत्रीय असमानताओं को है कम करना, यानी पिछड़े क्षेत्रों में शैक्षणिक और कौशल विकास संस्थानों को जो है स्थापित करके इस अंतर को कम किया जा सकता है। जो हम ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी पॉइंट थे उसमें एक सबसे बड़ी समस्या यही थी कि भाई कुशल जो है श्रमिकों की कमी है, ठीक है, कौशल की कमी है, श्रमिकों में कौशल की कमी है, तो उसको ही अगर हम ख़त्म कर देते हैं, ट्रेनिंग करा देते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल देते हैं, तो ये समस्या दूर हो जाएगी। श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना, यानी अधिक रोजगार सृजन और औद्योगिकरण से देश में श्रम अधिशेष के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। प्रोत्साहन की मार्ग की बात करते हैं तो उद्योगों को अधिक निवेश के लिए सरकारों द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए एक सक्षम परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र में आरक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय जो आए थे उसमें सबसे पहला है डॉक्टर प्रदीप जैन बनाम भारत संघ 1984 वाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने धरती पुत्रों यानी स्थानीय लोगों के लिए कानून के मुद्दे पर विचार करते हुए अपना मत प्रकट किया था कि ऐसे कानून असंवैधानिक घोषित होंगे। यानी जो भी पहले ही बोला गया है कि इससे जो है आपका यहाँ पे स्पष्ट रूप से पहले ही बोला गया था कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 16 हो या फिर आर्टिकल 1 के जी हो, इन तीनों का उल्लंघन होता है इससे। दूसरा केस था इसमें सुनंदा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1995 वाद। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की भेदभावपूर्ण नीति को रद्द कर दिया था। इस नीति में शिक्षा के माध्यम के रूप में तेलुगु का अध्ययन करने वाले उम्मीदवारों को 5% अतिरिक्त वेटेज दिया गया था। ठीक है, यानी यहाँ पे स्पष्ट है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में तेलुगु का अध्ययन करने वाले सिर्फ एक भाषा से जो संबंधित थे उस भाषा को ज़्यादा तवज्जो देने के संदर्भ में वही सिर्फ 5% की बात थी, तो उस नीति को भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। तो यहाँ पे तो खैर 75% की बात है। स्थानीय चुनाव में आरक्षण की बात करते हैं तो हरियाणा मंत्रिमंडल ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। यह रिपोर्ट शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग ब्लॉक ए श्रेणी के लिए आरक्षण के अनुपात का उल्लेख करती है। आयोग ने सिफारिश की है कि प्रत्येक नगर निकाय में पिछड़ा वर्ग यानी ब्लॉक ए से संबंधित कम से कम 1 पार्षद होना चाहिए, यानी पिछड़ा वर्ग से संबंधित कम से कम 1 पार्षद होना चाहिए। यह उपबंध तब किया जाना चाहिए जब इस वर्ग की आबादी संबंधित यूएलबी की कुल आबादी के 2% से कम नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 243 के टी के 6 के तहत मैंने बोला था कि इसमें टी में क्या है, टी में आपका नगर पालिकाओं में आरक्षण से संबंधित है, ठीक है, और डी में क्या है, तो डी में पंचायती राज में आरक्षण से संबंधित है। तो टी में के अनुसार, टी के 6 के अनुसार राज्य विधानमंडलों पर नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में किसी भी नगर पालिका में सीटों के आरक्षण या नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के आरक्षण के लिए प्रावधान करने से कोई रोक नहीं होगी। ठीक है, करने से कोई रोक नहीं होगी। तो ये यहाँ पे नगर पालिका में, ठीक है, नगर पालिका में जो है सीटों के आरक्षण की बात जो है 243 के टी के 6 में कही गई है। के कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ 2010 तथा गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 2021 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्गों यानी ओबीसी के आरक्षण को अंतिम रूप देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को रेखांकित किया था। और इसमें क्या क्या शामिल है, तो इसमें पहला शामिल है कि स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करना। दूसरा है आयोग के प्रस्तावों के आलोक में स्थानीय निकायों में आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना कि क्या जिस वर्ग का आरक्षण दिया जा रहा है उसका जनसंख्या में अनुपात क्या है, इस चीज़ को भी देखना। यह सुनिश्चित करना कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुल सीटों के 50% से अधिक न हो। ठीक है, यानी कि जो है आपका यानी इंदिरा साहनीवाद 1992 की भी जो है बात कही गई है कि जो आरक्षण की बात शैक्षणिक संस्थान या सरकारी नौकरी में है वही प्रावधान जो है स्थानीय निकायों में भी जो है 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
तो ये 3 चीज़ें हैं। अब आगे हम लोग जातिगत जनगणना को देखेंगे। एक बार आप लोग अब क्या कीजिए कि 10 या 15 मिनट के लिए जो है, 15 मिनट लंबा टॉपिक है ये, आप लोग 20 मिनट में जो है इसका 3 पेज में जो है जो भी पढ़ा अभी हम लोग पढ़े हैं उसको लिखने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या क्या लिखेंगे एक बार कीवर्ड मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये मेंस का चल रहा है तो चीज़ों को जितनी बार रिपीट कीजिएगा उतना दिमाग में रहेगा, लिख लीजिएगा तो पूरी तरीके से जो है एक राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा सार्थक होगा। हम यहाँ पे प्री की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आरक्षण के सबसे पहले कि आरक्षण जो उपकरण है इसका इस्तेमाल किन के लिए होता है, आरक्षण में जो है कितने प्रतिशत जो है SC ST OBC या EWS को कितने प्रतिशत दिया गया है इसकी बात करेंगे। संविधान में कहाँ कहाँ जो है इसका प्रावधान किया गया है उन आर्टिकल्स को हम यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करेंगे। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या कहा था वो देखेंगे। साथ में यहाँ पे आरक्षण के संदर्भ में जो निर्णय दिया गया था जैसे इंदिरा साहनीवाद 1992 या फिर नागराजवाद 2006, जनहित अभियान बनाम भारत संघवाद 2022, इन तीनों को एक्सप्लेन करने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है उसमें हम सिन्हो आयोग को जो है सिन्हो आयोग की रिपोर्ट की बात करेंगे। 15 का 6, 16 के 6, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, इन सब को उल्लेख करते हुए EWS में जो है EWS का लाभ कौन कौन उठा सकता है, कौन कौन नहीं उठा सकता है, EWS को जो आरक्षण दिया गया है इसका महत्व क्या है, और साथ ही इससे संबंधित चिंताएं क्या क्या हैं वो देखेंगे, आगे की राह को बताएंगे। और फिर निजी क्षेत्र में जो है स्थानीय आरक्षण इसकी बात करेंगे, जिसमें आपका केसेस क्यों आप अभी के डेट में ये इतना विवादित मुद्दा क्यों रहा है इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे कि 75% जो है झार नियोजन के तहत स्थानीय कोटा की बात कही गई है। और निजी क्षेत्र में जो है स्थानीय आरक्षण के समर्थन में तर्क देंगे, इसके खिलाफ तर्क देंगे। ठीक है, दोनों की जो है बात करते हुए हम आगे की राह बताएंगे। और साथ में डॉक्टर प्रदीप जैन बनाम भारत संघवाद 1984, यानी कि ये चाहे 1984 का प्रदीप जैन का केस हो या फिर सुनंदा रेड्डी का आंध्र प्रदेश राज्यवाद हो, इन दोनों में जो है जो भी आपका स्थानीय आरक्षण से संबंधित मामला था इन दोनों को जो है अवैध घोषित किया गया है, असंवैधानिक घोषित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक तरफ धरतीपुत्र की बात कही गई थी प्रदीप जैन मामले में, और दूसरी तरफ जो है आपका मात्र तेलुगु के अध्ययन करने वाले को जो 5% अतिरिक्त वेटेज दिया गया था, इस निर्णय को भी जो है रद्द कर दिया गया है। साथ ही स्थानीय चुनाव में आरक्षण की बात जो है इसको लेके भी जो है रिपोर्ट जो आया था। साथ में आप 243 का डी को भी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि वो पंचायती राज से संबंधित है, और 243 के टी को भी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। और दोनों को मेंशन करते हुए लास्ट में आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि SC ST और OBC इन तीनों को मिला के किसी भी हाल में 50% ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंदिरा साहनीवाद 1992 में स्पष्ट रूप से ये चीज़ मेंशन किया गया है। अब हम बात करते हैं जातिगत जनगणना। पहले आप लोग अब पॉज करके आप लोग पहले 3 पेज लिख लें और उसके बाद ही आगे फिर वीडियो देखें। अगला टॉपिक जातिगत जनगणना सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि पटना उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में जाति आधारित जनगणना पर रोक लगा दी है। बिहार में राज्य सरकार द्वारा कराए जा रहे जातिगत सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक लगाने की मांग करने हेतु दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय का आदेश आया है ये। ठीक है, यानी कि कुल मिला के ये पहले का जो है हाल फिलहाल में तो इसने जो है अपने द्वारा रुकवाई का जो भी आदेश था उसको रिट्रीट कर दिया है, और अभी तो जातिगत जनगणना पूरी तरह से जो है पब्लिश भी हो गई है। खैर, हम अभी इसी की बात करते हैं जब इससे रोका गया था तब की। जातिगत जनगणना क्या है पहले ये समझते हैं। जातिगत जनगणना में जनसंख्या के आंकड़ों का जातिवार सारणीकरण किया जाता है। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आयोजित की जाती है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, तो जनसंख्या के आंकड़ों का जातिवार सारणीकरण किया जाता है, पहली बात। दूसरा, ये किसके द्वारा आयोजित की जाती है, तो यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो है होम मिनिस्ट्री इसको नियंत्रित करती है, यानी कि गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में ये आयोजित होती है। दूसरी बात, वर्ष 1931 में जनगणना तक ही 1931 की जनगणना तक ही जनगणना के आंकड़ों में जो है जातिगत जनगणना को एक मानदंड के रूप में शामिल किया गया। इसी अनुरूप 1872, 1881, 1901 और इसी तरह 1931 तक जाति के लिए जो है डेटा एकत्रित किए गए।
स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 के बाद से भारत सरकार जनगणना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर ही पृथक आंकड़े प्रकाशित करती रही है। कास्ट वाइज जो है अगर बाई द वे देखेंगे तो सिर्फ जो है अनुसूचित SC ST, अब SC में भी बहुत सारे कास्ट आ जाते हैं, ST में भी बहुत सारे आ जाते हैं और OBC में भी बहुत सारे आते हैं। तो अभी के डेट में सिर्फ SC ST को जो है चिन्हित किया जाता था और बाकी जो है यानी कि अलग पृथक आंकड़ा इसका प्रकाशित किया जाता रहा है। और अभी पहली बार जो है बिहार में जो है ये जाति आधारित जनगणना हो रही है, या यूँ कहें कि अभी तक हो चुकी है। इससे पहले वर्ष 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना SECC को आयोजित करके जातिगत जनगणना की दिशा में प्रयास किए गए थे। साथ ही हम ये देख लेते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना के बारे में साइड में दिया है जो ब्रैकेट में, इसको देख लेते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2011 में SECC शुरू की थी। तो यहाँ पे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2011 में सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस शुरू की थी। यह पहली पेपरलेस जनगणना थी। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में ग्रामीण और शहरी परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही इसमें, क्योंकि नाम से ही है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ठीक है, तो जब सोशियो इकोनॉमिक है तो सामाजिक आर्थिक को ही यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही इसमें पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर घरों को जो है रैंकिंग प्रदान करने की भी अनुमति होती है। यह परिवारों को सामाजिक आर्थिक स्थिति के विभिन्न पहलुओं जैसे आवास, भूमि स्वामित्व, शैक्षिक स्थिति, महिलाओं की स्थिति, व्यवसाय, संपत्ति के स्वामी, SC ST परिवार, आय आदि के संबंध में जो है डाटा प्रदान करती है। कौन सा? तो यह है सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। ये सारी जो है आपके पास डाटा प्रदान करती हैं। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से जुड़ी चिंताएं क्या क्या हैं? तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 की डेटा में खामियां की मुख्य वजह यह थी कि 2011 की जाति आधारित जनगणना आयोजित करने से पहले जातियों की कोई रजिस्ट्री तैयार नहीं की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप गणनाकर्ताओं द्वारा गलतियां हुई, जिसके तहत उन्होंने एक ही जाति के दर्जनों अलग अलग तरीक़ों से जो है लिख दिया। यानी जाति एक ही है लेकिन उसको जो है अलग अलग, अब यादव हो गया, अहिर हो गया, ठीक है, ये खुद ही दोनों तो एक ही सेम कास्ट में आ जाएंगे लेकिन अलग अलग इसको अगर संपोजित कर दिया जाएगा तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे कास्ट जिनका जो एक ही जाति से संबंधित है लेकिन नाम अलग अलग होने की वजह से उसका अलग अलग जो है तरीक़ों से जो है गणनाकर्ताओं द्वारा उसको लिख दिया गया था। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा में कई गलत जातियों को शामिल कर लिया गया होगा तो अन्य कई जातियां छूट भी गई होंगी। इससे लाभार्थियों की गलत पहचान हो सकती है। ये सारी जो है इसका ड्रॉबैक रहा था। खैर आगे देखते हैं, जाति पर आंकड़ों की जो है उपलब्धता, और इसमें जातिगत जनगणना के पक्ष में तर्क क्या है और विपक्ष में तर्क क्या है, उन सबों पे देखते हैं। सबसे पहले जाति पर आंकड़ों की उपलब्धता। जाति के अनुमान पहले से ही उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS द्वारा किए गए विभिन्न सरकारी सर्वेक्षणों में जनसंख्या में SC ST और OBC से जुड़े आंकड़ों को जो है जुटाया जाता है। दूसरा ये तो है कि जब ऑलरेडी है ही तो जातिगत जनगणना करने की क्या ज़रूरत है। दूसरा पक्ष में तर्क क्या है कि सर्वेक्षण जनगणना नहीं होते हैं। जो भी अगर आप सर्वेक्षण करते हैं NSSO के द्वारा यानी या फिर NFHS के द्वारा, ये जो सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वेक्षण कभी भी जनगणना नहीं होता है। NFHS और NSSO द्वारा एकत्र किए गए जातिगत आंकड़े जनगणना के विपरीत सर्वेक्षण पर आधारित अनुमान है, ठीक है, ये जनगणना नहीं है बल्कि जनगणना के विपरीत सर्वेक्षण पर आधारित अनुमान है, इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है। तो तर्क पक्ष में दिया गया, विपक्ष में दिया गया कि भाई ये तो ऑलरेडी है ही तो क्यों करने की जरूरत है। दूसरी चीज़, परिचालन से संबंधित चुनौतियाँ। एक पूर्ण जातिगत जनगणना जिससे सभी का जातिवार विभाजन शामिल हो कुछ कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि देश में सभी जातियों की आधिकारिक सूची उपलब्ध नहीं है। दूसरा देखेंगे कि इसके विपक्ष में तर्क क्या है, तो यह एक सामान्य प्रथा है कि कुछ जनगणना संबंधित तालिकाएं
जनगणना संपन्न होने के 5 या 7 वर्ष उपरांत जारी की जाती हैं। अब पहचान की राजनीति की बात करेंगे तो विभिन्न जातियों में जनसंख्या का विभाजन भारत में जाति आधारित राजनीति को और भी मजबूत करेगा। इसके पक्ष में तर्क यह है कि यह न केवल जातिगत एवं उपजातिगत आधार पर लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझने के लिए आवश्यक है, बल्कि सकारात्मक कार्रवाई एवं न्याय का पुनर्वितरण करने हेतु नीतियाँ तैयार करने के लिए भी जो है ये मूल्यवान होगा। इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि आरक्षण के लाभों से विशेषाधिकार प्राप्त जातियों को बाहर करने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर इस तरह के साक्ष्य या आंकड़े एकत्र किए जाने चाहिए। और इसी के बेस पे हाल फिलहाल में जो है बिहार में ये मुद्दा उठा हुआ है कि यादव को क्या किया जाए, सामान्य श्रेणी में डाल दिया जाए, ये विकसित हो गए हैं अब। ठीक है, तो खैर ये मुद्दे हैं और मतलब कहीं ना कहीं ये बात इससे संबंधित है कि जो जाति या फिर जो वर्ग जो है अब मैच्योर्ड हो चुका है, डेवलप हो चुका है, उसको जो है आरक्षण अब न दिया जाए, तो इसी के बेस पे जो है ये बातें हो रही हैं। खैर, आरक्षण हेतु मांग में वृद्धि की बात करते हैं। जातिगत जनगणना के परिणाम स्वरूप उच्चतर कोटे की मांग को बढ़ावा मिल सकता है तथा आरक्षण पर निर्धारित 50% की सीमा प्रभावित हो सकती है। ये भी प्रभावित हो रहा है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बिहार में ही देखें तो जातिगत जनगणना हुआ और वहाँ पे जो है आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात कही जा रही है। नवीनतम जातिगत आंकड़ों के अभाव के विभिन्न सामाजिक समूहों की सार्वजनिक रोजगार तथा केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण की मांगों को प्रभावित नहीं किया है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों देख लिए। आगे की राह हम देख लेते हैं कि इससे क्या संबंधित है। कुल मिला के जब जातिगत जनगणना की बात होगी तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि जातिगत जनगणना क्या है। जातिगत जनगणना जो है कब से शुरू किया गया, चाहे उसमें आपको मेंशन करना है 1872 में हुआ था, 81 में हुआ था, 1901 में हुआ था और 1931 में हुआ था। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना जब 1951 में हुआ था, उसके बाद से क्या किया गया, SC ST और जो है SC ST को जो है पृथक आंकड़े प्रकाशित किए जाते थे। साथ में हम मेंशन करेंगे कि 2011 में सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना यानी सोशियो इकोनॉमिक जो है कास्ट सेंसस का आयोजन जातिगत जनगणना की दिशा में प्रयास किए गए थे, लेकिन 2011 में किया गया था, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक थे। तो SECC को भी एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही जो है इसके ड्रॉबैक को भी एक्सप्लेन करेंगे। आगे हम विपक्ष में और पक्ष में तर्क देने में, तो सबसे विपक्ष में तर्क देने में हम ये देखेंगे कि भाई NSSO और NFHS ऑलरेडी जो है SC ST और OBC से जुड़ी आंकड़े जुटाया हुआ है सर्वेक्षण के आधार पे, ये भी मेंशन करेंगे। दूसरा, हम ये भी बताएंगे कि जो है इससे राजनीति को जो है जाति संबंधित जो राजनीति है इसको बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे जातिगत जनगणना में जातिवार विभाजन शामिल हो जाएगा तो इससे कई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। देश में सभी जातियों की आधिकारिक सूची भी उपलब्ध नहीं है। इन सब चीज़ों के साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि जो आपका इंदिरा साहनीवाद में जो बोला गया था कि 50%, ठीक है, उच्चतर कोटे में जो है 50% की आरक्षण की जो सीमा थी, इससे ज़्यादा यानी 50% ज़्यादा आरक्षण नहीं देने की बात कही गई है, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है प्रभावित होगा। और पक्ष में तर्क देंगे कि देखिए जो NFHS है या फिर NSSO, ये एक सर्वेक्षण के द्वारा है दिया गया था, न कि ये जनगणना है, और जनगणना और सर्वेक्षण दोनों अलग अलग बातें होती हैं। दूसरी बात हम ये भी कहेंगे कि इसमें जो है जातिगत जनगणना में जो है राजनीति से संबंधित अगर उसके विपक्ष में तर्क देना होगा तो इस बात को मेंशन करेंगे कि इंदिरा साहनीवाद का जो भी विशेषाधिकार की बात कही गई है कि एक समय के बाद, एक सीमित समय के बाद जो है जो जाति या फिर जो आपका कास्ट, जो भी कास्ट अगर जो है आरक्षण के कोटे या फिर जो है डेवलप हो चुके हैं उनको आरक्षण के कोटे से बाहर निकाला जा सकता है। तो जब आंकड़े ही नहीं रहेंगे तो हम किसको बाहर निकालेंगे और किसको जो है इंटर करेंगे, ये एक कठिन प्रश्न हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जातिगत जनगणना यहाँ पे हेल्प करेगा। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि जो नवीनतम जातिगत आंकड़ों के अभाव ने विभिन्न सामाजिक समूहों की जो है सार्वजनिक रोजगार और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण की मांग को प्रभावित नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये 50% की जो बात कही गई है कि इंदिरा साहनीवाद में जो 50% की एक सीमा निर्धारित की गई है, तो इसका उल्लंघन नहीं हुआ है। आगे की राह क्या होगी इसको हम देखते हैं। तो जातिगत आंकड़ों की उपयोगिता को समझना है, यानी पहले से मौजूद जातिगत आंकड़ों पर और सरकार और उसके विभिन्न विभागों द्वारा
लाभ देने या वापस लेने हेतु इनको कैसे समझा और उपयोग किया गया है, इस तथ्य पर चर्चा की जानी चाहिए। दूसरी बात कि सभी उपलब्ध आंकड़ों का समग्र रूप से अध्ययन करना, यानी कि जनगणना से संबंधित समस्त आंकड़ों को, चाहे वो एनएसएस हो अथवा एनएफएचएस जैसे अन्य बड़े डेटा सेट्स से संबंध करना चाहिए तथा उनका संकलन करना चाहिए। ज्ञातव्य है कि ये डेटा सेट्स उन मुद्दों को शामिल करते हैं जिन्हें जनगणना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, जैसे मातृ स्वास्थ्य आदि। उल्लेखनीय है कि विद्वानों ने पूर्व में ही जनगणना को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़े से जोड़ने का सुझाव दिया था। जनगणना में परिवर्तन ये एक समय की मांग है। इसको लेके क्या है, तो विशेषज्ञ मत प्रस्तुत करते हैं कि विश्व भर में जनगणना के संचालन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा रहे हैं। ये परिवर्तन सटीक, त्वरित और लागत प्रभावी हैं। साथ ही इनमें विभिन्न डेटा स्रोतों के मध्य समन्वय को जो है समन्वय भी शामिल है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग समाजवाद की बात करते हैं, यानी कि जो वर्ग, हमें जातिगत जनगणना से स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वर्ग जो है, किस वर्ग को जो है जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा है, तो हम कहीं ना कहीं इस डेटा को सेट करने में हम सक्षम हो पाएंगे। जैसा कि पहले ही बोला गया है, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम जब पारित किया गया था तभी बोला गया था कि राज्य जो है वो आरक्षण देने के लिए, यानी कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के लिए स्वतंत्र है। तो ये अगर राज्य के पास डाटा रहेगा तो वो स्पष्ट रूप से जो है इसको निर्धारित कर सकते हैं कि क्या हमारे राज्य में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाए या नहीं दिया जाए, और ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाया जाए, एससी एसटी को कम किया जाए, या एससी एसटी को बढ़ाया जाए, ओबीसी को कम किया जाए, क्योंकि ये तीनों को समग्र रूप से 50% तो मिलना ही है। तो इन चीज़ों का भी निर्धारण हम कर सकते हैं अगर हमारे पास जातिगत जनगणना हो तो। आगे अब हम बात करेंगे, इसको फिर से आप जो है 10 मिनट का जो है एक लगा के, टाइमर लगा के और 2 पेज लिखने की कोशिश कीजिए। उसका से हम लोग करेंगे पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता। भारतीय समाज एक बहुलवादी समाज है। भारत में धर्मों की बहुलता इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा देखेंगे, ऐसे में पंथ निरपेक्षता इस विविधता को संरक्षित करने और विविधता में एकता को बढ़ावा देने के लिए अपरिहार्य हो जाता है। यह इस विविधता में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक मूल्यों के एक समूह के रूप में कार्य करती है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो है हमारे भारतीय समाज का विशेषता क्या है। ठीक है, तो धर्मों की बहुलता इसकी एक विशेषता है। साथ में अगर धर्मों की बहुलता है तो इसको संरक्षित कैसे किया जाए, इसको जो है ये जो है अनेकता में एकता कैसे लेके आया जाए, इसकी बात हम करेंगे। और फाइनली हम बात करते हैं कि संवैधानिक लोकाचार के रूप में पंथ निरपेक्षता कैसे कार्य करता है। संवैधानिक लोकाचार में इसकी क्या भूमिका है ये देखते हैं। तो पंथ निरपेक्षता भारत के संविधान के मूल ढांचे का भाग है। पहली बात तो यही हो गई। हमने मूल ढांचे का जब पढ़ा था एसआर बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994, उसमें पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचे का एक भाग माना गया था। यह धर्म और राजनीति के बीच एक सैद्धांतिक दूरी का अनुसरण करती है, यानी धर्म और राजनीति के बीच सैद्धांतिक दूरी का भी ये अनुसरण करती है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य स्पष्ट अलगाव की बजाय लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए धर्म की पंथ निरपेक्ष गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न होता है या हो सकता है। इसके तहत राज्य अपने नागरिकों पर कोई धर्म आरोपित नहीं करता है। इस प्रकार इसके अंतर्गत सभी धर्मों के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की जाती है। तो कहने का मतलब कि जो है कोई फोर्स नहीं है किसी भी स्टेट के द्वारा कि हमारे राज्य में जो है यही धर्म होना चाहिए। यह धार्मिक आधार पर नरसंहार को प्रतिबंधित करती है और धर्मों के बीच या धर्मों के भीतर धार्मिक वर्चस्व को समाप्त करने के लिए भी कार्य करती है। अब बात करते हैं कि पंथ निरपेक्षता का महत्व क्या है। तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है प्रसार करती है, लोकतांत्रिक मूल्यों का यह प्रसार करती है। साथ ही भारत जैसे बहुलवादी समाज में संतुलन बनाए रखती है, नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है और धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करती है। आपसी सम्मान, सहिष्णुता, विश्वास आदि मूल्यों को बढ़ावा देती है। भारत के बहुलवाद और इसकी समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को भी ये क्या करती है, संरक्षित करती है। शांति, वैश्विक संबंधों आदि के माध्यम से विकास और समृद्धि को जो है प्रोत्साहित करती है। भारतीय पंथ निरपेक्षता से संबंधित चिंताएं कौन कौन सी हैं,
तो सार्वभौमिक परिभाषा का अभाव होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो चिंताएं हैं कि सार्वभौमिक परिभाषा का इसका अभाव है। भारतीय पंथनिरपेक्षता क्या है, इसकी परिभाषा का अभाव है। दूसरा, सीमित सफलता, क्योंकि विचारों का ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक हिंसा समाज का हिस्सा बने हुए हैं। यानी आज भी हम जो है यत्र तत्र देखने को मिलता है कि जो है सांप्रदायिक दंगे होते ही रहते हैं देश में। तो कहीं ना कहीं जो है इसको सफलता कम मिला है। जो पंथ निरपेक्षता जो भारतीय संविधान का एक मूल ढांचे का एक भाग है, इसको कहीं ना कहीं सफलता कम मिला है। लोगों की पंथ निरपेक्षता की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव है। आगे की राह क्या होनी चाहिए, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राजनीतिक दलों द्वारा धार्मिक पहचान के लिए कोई राजनीतिक अपील न की जाए। दूसरी बात यह है कि पंथ निरपेक्षता पर वाद विवाद को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए दयालुता, आत्मसातकरण आदि मूल्यों को जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विविधता के संरक्षण हेतु मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका की पहचान करनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो है आगे की राह। अब बात करते हैं राजद्रोह का। इसमें कुछ है नहीं, आपको पंथ निरपेक्षता को लिखते समय 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना है। एक, बहुलवादी समाज के साथ साथ धर्मों की बहुलता महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी बात क्या है कि इसको जो है इस विविधता को कैसे जो है बढ़ावा दिया जाए, इस विविधता को कैसे संरक्षित किया जाए, एकता में अनेकता में एकता को कैसे लेके आया जाए। ठीक है, तो इसको लेके आने में कहीं ना कहीं पंथ निरपेक्षता का भी एक जो है योगदान रहा है। संवैधानिक लोकाचार के रूप में भी पंथ निरपेक्षता को देखेंगे तो ये संविधान में कहाँ कहाँ है, तो आप देखेंगे कि प्रस्तावना में भी है, मूल ढांचे का एक हिस्सा है। पंथ निरपेक्षता जो है ये एक नरसंहार यानी धार्मिक आधार पर नरसंहार को प्रतिबंधित भी करती है। धर्मों के बीच या फिर धर्मों के जो है भीतर धार्मिक वर्चस्व को समाप्त करने के लिए भी ये कार्य करती है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार होता है। ठीक है, लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है। साथ ही जो है आप मानवता को भी बढ़ावा कह सकते हैं कि मानवता को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा भी होती है और धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध होता है। आपसी सम्मान, सहिष्णु विश्वास, इन सब को बढ़ावा मिलता है। तो ये जो भी चीज़ें आपको जो लग रहा है, जो आप समाज में देख रहे हैं कि पंथ निरपेक्ष होने से फाइनली जो भी प्रॉफिट हो रहा है समाज को या फिर देश को, वो आप लिख सकते हैं। भारतीय पंथ निरपेक्षता से संबंधित चिंताएं, ये चिंताओं में क्या किया जाएगा, तो तमाम चीज़ें होने के बाद भी, संविधान में इसका उल्लेख होने के बावजूद भी जो एक तो सार्वभौमिक परिभाषा का अभाव है, दूसरा कि हिंसा होते ही रहते हैं, और इसका लोगों की पंथ निरपेक्षता की प्रक्रिया पर जो है नकारात्मक प्रभाव भी है। तो ये सब चिंताएं हैं और आगे की राह ये होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, जो है शिक्षा की कमी है, जो है धर्म को सही तरीके से समझने की कमी है, और इसमें कहीं ना कहीं जो है मीडिया और नागरिक समाज की जो है भूमिका अहम रोल अदा करनी चाहिए, जो नहीं कर पा रही है। तो आगे की राह यही होनी चाहिए कि जो विविधता के संरक्षण हेतु जो मीडिया और नागरिक समाज, इनकी भूमिका की पहचान करनी चाहिए कि इनकी भूमिका क्या क्या होनी चाहिए, और वो उस भूमिका के अकॉर्डिंग जो है उनको वो कार्य करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं राजद्रोह का। सेडिशन, राजद्रोह एक नज़र में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A, ध्यान रखेंगे यहाँ पे 124A है। 124A में राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति शब्दों द्वारा, यानी कि लिखित रूप से, मौखिक संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या अप्रीति पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है, तो भैया वो चला जाएगा राजद्रोह का केस बनेगा भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के ए के तहत। राजद्रोह एक संज्ञेय, गैर जमानती और नॉन कंपाउंडेबल यानी कि गैर समनीय अपराध है, यानी कि कह सकते हैं कि नॉन बेलेबल, ठीक है, और नॉन कंपाउंडेबल अपराध है। राजद्रोह के लिए अधिकतम सजा के तौर पर आजीवन कारावास, जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना का प्रावधान किया गया है। यानी अधिकतम सजा जो राजद्रोह का है वो है आजीवन कारावास, साथ में जुर्माना भी लग सकता है और जुर्माना नहीं भी लग सकता है, वो अलग बात है। आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी से वंचित किया जा सकता है। आरोपित व्यक्ति का पासपोर्ट के बिना रहना होता है।
साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना भी आवश्यक होता है। तो हमने ये देख लिया कि राजद्रोह की बात भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है, तो 124 के ए में है। उसके तहत किस व्यक्ति को जो है अपराध की श्रेणी में किस तरीके से जो परिभाषित किया गया है राजद्रोह को, ये भी हमने देख लिया कि किस व्यक्ति के ऊपर जो है राजद्रोह का केस चलेगा। साथ ही हमने ये देख लिया कि राजद्रोह का केस किस प्रकार का अपराध है, तो संज्ञेय है, गैर जमानती है, नॉन कंपाउंडेबल है, यानी कि गैर समनीय अपराध है। साथ ही हमने ये भी देखा कि सरकारी नौकरी से भी जो है अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो उसको वंचित किया जाएगा। पासपोर्ट के बिना ही उसे रहना होता है और साथ में जब भी जरूरत पड़े न्यायालय में उसे पेश होना पड़ता है। अब राजद्रोह कानून का महत्व क्या है, इसको देखते हैं। तो राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकी तत्वों से निपटने के लिए राजद्रोह का कानून इम्पोर्टेंट है। दूसरा, यह निर्वाचित सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से हटाने के प्रयासों से सुरक्षा प्रदान करती है। जो भी सरकार अभी निर्वाचित हुई है उसको जो है आप कोई हिंसा या अवैध तरीके से हटाने का प्रयास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकार को सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि अगर आप हटाने का प्रयास करेंगे तो आपके अगेंस्ट में केस जाएगा राजद्रोह का, और फिर तो आप समझ ही रहे हैं कि नॉन अवेलेबल वारंट है, नॉन अवेलेबल केस है। यह न्यायालय को दी गई अवमानना की शक्ति, जिसे न्यायालय की गरिमा की रक्षा संभव हो पाती है, के अनुरूप है। लोक व्यवस्था बनाए रखना यानी सार्वजनिक अशांति पैदा करने वाली गतिविधियां जैसे असंतोष उत्पन्न करना एवं गृहयुद्ध को रोकना और देश की संप्रभुता की रक्षा करना, ये सब जो है राजद्रोह के कानून आने से ये सब फायदा हो जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी गतिविधि रुकेगी, अलगाववादी वाली जो सोच है इस पे अंकुश लगेगा, आतंकी तत्वों से निपटने के लिए जो है ये एक जो है अस्त्र की तरह कार्य करेगा। साथ ही अगर कोई निर्वाचित सरकार है तो उसको हटाने के लिए अगर कोई अवैध तरीका या फिर हिंसा का तरीका अपना रहा है तो उसके ऊपर राजद्रोह का कानून चलेगा। यानी कहीं ना कहीं निर्वाचित सरकार को सुरक्षा भी मिल रही है। ये सब तमाम चीज़ें हैं। आगे देखेंगे राजद्रोह कानून से संबंधित मुद्दे कौन कौन सी हैं। तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के तहत गारंटीकृत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर जो है अवरोध उत्पन्न करता है। सरकारों द्वारा जो है राजनीतिक असंतोष का दमन करने हेतु राजद्रोह कानून का प्रयोग करना, घृणा या अवमानना उत्पन्न करना और अप्रीति पैदा करने का प्रयत्न करना, जैसे शब्दावली को लेकर अस्पष्टता की स्थिति। इन शब्दावलियों की व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है। हमने देखा ना इंदिरा साहनीवाद में कि जो है 50% से अधिक नहीं हो सकती है, तो उसकी व्याख्या करके जो है आपका जनहित याचिका, ठीक है, जनहित याचिका आई थी जिसमें जनहित अभियान बनाम भारत संघवाद में स्पष्ट निर्णय दिया गया था कि जो है ये किसी भी तरीके से जो है कठोर या फिर जो है अनुलंघनीय नहीं है। इस शब्द का प्रयोग करके अलग तरीके से पेश कर दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे अगर व्याख्या कई तरीकों से इस चीज़ को किया जा सकता है। अप्रीति मतलब क्या, इसको जो है सरकार अपने पक्ष में भी किसी के प्रति अगर राजद्रोह लगाना है तो इन शब्दों को जो है तोड़ मरोड़ के भी पेश किया जा सकता है। दोष सिद्धि की दर बहुत कम है। राजद्रोह कानून के दुरुपयोग के उदाहरण देखे गए हैं। भारत द्वारा अनुसमर्थित नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा यानी इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR का उल्लंघन, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंड स्थापित करती है। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट का मत क्या है। तो अभी हमने देखा कि राजद्रोह कानून का महत्व क्या है, साथ में इससे संबंधित जो मुद्दे हैं इसमें आप लोग कम से कम दो चीज़ों को मेंशन कीजिएगा। एक 19 के 1 के तहत जो गारंटीकृत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग, इसको अवरोध उत्पन्न करता है ये, ठीक है। साथ ही आपका घृणा या अवमानना उत्पन्न करना, अप्रीति पैदा करने का प्रयत्न करना, इन शब्दावलियों की अस्पष्टता की स्थिति है, स्पष्ट नहीं है कि इस शब्दावली का एक्चुअल मीनिंग क्या होना चाहिए, क्या इसको राजद्रोह के अकॉर्डिंग लेके जाना चाहिए या फिर नहीं लेके जाना चाहिए। इन शब्दावलियों की व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है। साथ ही अब देखेंगे कि राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट का मत क्या रहा है। तो केदारनाथ बनाम बिहार राज्यवाद, ध्यान रखेंगे, केदारनाथ बनाम बिहार राज्यवाद 1962, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई नागरिक आलोचना या टिप्पणी के माध्यम से सरकार या प्रशासन पर अपनी इच्छानुसार कहने या लिखने का अधिकार रखता है, बशर्ते उसका यह कृत्य हिंसा को प्रेरित करके लोक व्यवस्था भंग न करता हो।
यानी एक तरह से आप देखेंगे कि हेट स्पीच जो है वो भी कुछ जो है इससे मैच करेगा कि आप कह तो सकते हैं लेकिन उससे हिंसा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, हिंसा को प्रेरित करने वाला या लोक व्यवस्था को भंग न करने वाला वो वक्तव्य होना चाहिए। आप आलोचना करो, ये आपका राइट है, लेकिन इस तरीके से ना करो कि हिंसा उत्पन्न हो जाए। ये बात कही गई थी केदारनाथ बनाम बिहार राज्यवाद 1962 में। दूसरी बात, पी अलावी बनाम केरल राज्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नारेबाजी, संसद या न्यायिक व्यवस्था की आलोचना को राजद्रोह नहीं माना जा सकता है। अगर आप नारेबाजी कर रहे हो किसी को लेके कि जो है दिस मुर्दाबाद या फिर व्हाटएवर कुछ भी, तो नारेबाजी कर रहे हो तो वो आपको राजद्रोह में नहीं आएगा। संसद या न्यायिक व्यवस्था की आलोचना कर रहे हो तो भी वो राजद्रोह नहीं माना जा सकता है। बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद 1995, तो 3 केसेस हैं। एक पहला केदारनाथ बनाम बिहार राज्यवाद, दूसरा हमने पी अलावी बनाम केरल राज्यवाद 1982, 62 के बाद 82, अब 95 देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई बार केवल नारे लगाना, जैसे खालिस्तान जिंदाबाद, न तो किसी प्रतिक्रिया और न ही जनता की ओर से किसी कार्रवाई को प्रेरित करता है। ऐसे में इसे देशद्रोह नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कोई कार्रवाई नहीं है, ये बस एक नारा लगाया जा रहा है कि खालिस्तान जिंदाबाद। इस न तो किसी प्रतिक्रिया और न ही जनता की ओर से किसी कार्रवाई को प्रेरित करती है। यानी नारा लगाना कोई एक्शन को संबोधित नहीं कर रहा है, आप सिर्फ नारा लगा रहे हो, बोल रहे हो, आप उसको लेके कोई एक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद 1995 में कहा गया था कि आप जब एक्ट नहीं कर रहे हो तो ये देशद्रोह के श्रेणी में नहीं आएगा। तो हमने 3 केस फिर से रिपीट करता हूँ, केदारनाथ बनाम बिहार राज्यवाद 1962 और पी अलावी बनाम केरल राज्यवाद 1982 और बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद 1995। अन्य देशों में राजद्रोह कानून कैसे हैं तो देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूके, यूएसए, आयरलैंड, नाइजीरिया सहित कई लोकतांत्रिक देशों ने राजद्रोह कानून को अलोकतांत्रिक, अवांछनीय एवं अनावश्यक माना है। यानी कि जो है उन लोगों ने माना है कि राजद्रोह कानून जैसा कोई कानून होना ही नहीं चाहिए। क्या है, ये अलोकतांत्रिक है, लोकतंत्र के खिलाफ है, अवांछनीय है और ये अनावश्यक है, इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। यूनाइटेड किंगडम में 1960 के दशक में राजद्रोह कानून अप्रचलित हो गया था और अंततः 2009 में इसे निरस्त कर दिया गया था। हालांकि किसी विदेशी यानी कि केवल निवासी न कि देश का नागरिक द्वारा राजद्रोह अभी भी एक अपराध है। यानी किसी विदेशी द्वारा राजद्रोह अभी भी एक अपराध है। देश का व्यक्ति अगर कुछ बोलता है, कोई एक्शन लेता है, तो उसके ऊपर राजद्रोह का कानून नहीं चलेगा, उसके लिए राजद्रोह कानून जो है निरस्त कर दिया गया है। लेकिन अगर आप विदेशी हो और वहाँ पे जाके कुछ ऐसे वक्तव्य कह रहे हो या कुछ कर रहे हो तो वो राजद्रोह की श्रेणी में आएगा। और ये बातें आपका यूके हो गया, यूएसए, आयरलैंड, नाइजीरिया सहित कई लोकतांत्रिक देशों ने इस चीज़ को जो है मेंशन किया है। आगे देखते हैं आगे की राह क्या होना चाहिए। तो अवमानना, अब यहीं पे जो है आप देखेंगे कि केदारनाथ बनाम बिहार राज्यवाद में जो बातें कही गई हैं, आप हेट स्पीच पढ़े थे तो वहाँ पे भी सेम परिभाषित किया गया है कि आप कहने की इच्छा तो रख सकते हैं, यानी कि जो है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा वक्तव्य आपको पेश नहीं करना है, ऐसा भाषण नहीं देना है या फिर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी है जिससे हिंसा को प्रेरित हो या फिर लोक व्यवस्था भंग हो। तो राजद्रोह और हेट स्पीच दोनों में फिर क्या अंतर हो जाएगा। तो शब्दों को जो है पहले ही इससे संबंधित मुद्दे में भी पहले ही कहा गया है कि घृणा या अवमानना उत्पन्न करना, अप्रीति पैदा करने वाला प्रयत्न करना, ऐसी शब्दावलियों में अस्पष्टता की स्थिति है, क्योंकि इन शब्दावलियों की व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है। किसके तरफ लेके जाए, हेड स्पीच की तरफ लेके जाए, राइट टू स्पीक लेके जाए, यानी कि वाक्य व व्यक्ति की स्वतंत्रता की तरफ लेके चल जाए इस वक्तव्य को, या फिर इसको राजद्रोह के तरफ लेके चल जाए। तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी की कमी है। फिर देखते हैं आगे की राह। अवमानना और घृणा उत्पन्न करना जैसे शब्दावली तथा उन अभिव्यक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए जो राजद्रोह के अंतर्गत आती हैं, ताकि प्राधिकारी इसका दुरुपयोग न कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्लियरिटी जो समस्या है, यानी कि जो शब्द या फिर जिनकी परिभाषाओं की समस्या है, उन परिभाषाओं को अच्छे तरीके से परिभाषित करने की, उन शब्दों को अच्छे तरीके से परिभाषित करने की ज़रूरत है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 124 के ए में या नीतिगत दिशा निर्देशों के माध्यम से प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को सम्मिलित करना चाहिए। धारा 124 ए
केवल उन मामलों में लागू की जानी चाहिए जहां किसी भी कृत्य के पीछे लोक व्यवस्था को बाधित करने या हिंसा और अवैध माध्यमों से सरकार को हटाने की मंशा हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगे प्रत्येक प्रतिबंध की सावधानीपूर्वक जांच होनी चाहिए ताकि अनुचित प्रतिबंधों से बचा जा सके। तो यहाँ पे हमने राजद्रोह के बारे में हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे भारतीय दंड संहिता की 124 की 1 के तहत परिभाषित करनी है। इसका इफेक्ट नॉर्मल लोगों पे और सरकारी जॉब करने वालों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको देखना है। राजद्रोह कानून का महत्व क्या है, ठीक है, और इससे संबंधित मुद्दे कौन कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से केस इससे संबंधित है, अन्य देशों में राजद्रोह कानून कैसे वर्क करता है और आगे की राह क्या होनी चाहिए, इन चीज़ों को हम देखेंगे। अब हमारा अगला चैप्टर जो है संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ, ठीक है, और इसका पहला टॉपिक ही है संघवाद, जो बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, मेंस में, और ये यूपीएससी में भी कई बार इसमें आ चुका है। तो संघवाद जो है इसको हम करेंगे, ठीक है, और अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे इसको। थैंक यू।